नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं फातिमा जैदी मिर्ज़ा एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। नाजरीन, इस शो की शुरुआत से पहले हमने कई शादीशुदा जोड़ों से बात करने की कोशिश की और हमें पता ये चला कि लगभग सबकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स एक ही थे। नाजरीन, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनसे कई बार हम भी गुजरे होंगे, कई बार मुख्तलिफ मसले, कई बार एक जैसे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम इन मसलों का हल किस तरह करें। इसीलिए हमने इन प्रॉब्लम्स को एक प्रोग्राम के ज़रिए डालने की कोशिश की और हमने आपके मसलों के हल निकालने का ज़रिया ढूंढा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शो की और बात करते हैं हमारे दो एक्सपर्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब, जो बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, और हमारी डॉक्टर साहिबा डॉक्टर सबा जीवानी, जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी फील्ड की माहिरा हैं और फिलहाल सैफी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रही हैं एज अ कंसल्टेंट। आइए शुरुआत करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पर। अब तक आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे और आप समझ गए होंगे इस शो के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं हमारा 7वां एपिसोड और शुरुआत करते हैं अपने सवालों से। भाभी, क्या आपको मालूम है लंदन से रुखसाना फूफी और हीना पाजी आ रही है? हाँ, सोहेल ने बताया मुझे। हाँ, सोहेल भाई और हीना पाजी की तो शादी भी होने वाली थी। अच्छा? हाँ, फिर उन दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी, पर इस्तिखारा ठीक नहीं आया तो रिश्ता वही खत्म कर दिया। फिर सलीम अंकल ने भी लंदन बुलवा लिया। सलीम अंकल? हीना के डैडी। अच्छा, लेकिन सोहेल ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इस बात को तो 3 साल हो चुके हैं। शायद सोहेल भाई भी इस बात को भूल गए होंगे और इस बात पे बात करने का भी कोई फायदा नहीं। जी बाबा, 1 मिनट आई। 1 मिनट में डैडी को चाय दे के आती हूँ। सोहेल, आपने मुझे कभी बताया नहीं पहले कि आपकी एंगेजमेंट हुई थी। एंगेजमेंट? हाँ, अब ये मत कहिए कि आपको कुछ पता नहीं है। नहीं, वैसे तुम्हें इस बारे में किसने बताया? आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने जरूरी नहीं समझा, और वैसे भी इस बारे में बात करना फिजूल है। जरूरी नहीं लगा? अगर ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ होता तो क्या फिर भी आपको ये जरूरी नहीं लगता? समीना, तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हें इस बारे में बता दिया होता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। शादी करना या ना करना किस्मत की बात है, लेकिन आपको मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अब मुझे कितना अजीब लगेगा। अब इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? हमारा रिश्ता बड़ों के गलत फैसलों की वजह से शुरू हुआ था और उन्हीं से खत्म। और वैसे भी हम सिर्फ कजिन्स हैं और कुछ नहीं। तो क्या वो आपको पसंद नहीं थी? ना वो मुझे पसंद थी और ना ही नापसंद, समझी? जो भी है, आपको मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। समीना, मैंने तुमसे शादी की है, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे तैयार होने दो, बाकी की बात कल करेंगे। ओके, थैंक यू। तुम बैठो, मैं देखता हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा? मैं ठीक हूँ, तुम अचानक आ गए? बस आपकी याद आ गई है। वालेकुम सलाम। देखो कौन आया। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, ऐसे बिना बताए बिना खबर किए कैसे आ गए? एक्चुअली 2 वीक्स की छुट्टी मिली थी अम्मी, मैं सोचा आप लोग से मिल लूँ, बहुत याद आ रही थी मुझे आप लोगों की। ठीक किया, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है मेरे बेटे। जाओ भाई के लिए पानी ले आओ। और बेटा सब ठीक है? बस बाबा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे आप लोग? हम तो ठीक है भाई, बड़ी खुशी हुई तुम आ गए। क्या बात है इरफान? अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं? बहुत बढ़िया एकदम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बैठो 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 बैठो। हाँ बाबा। और इरफान, बड़े दुबले लग रहे हो यार, क्या बात है? वहाँ अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते क्या? हाँ भाई, कॉलेज के बाद ऑफिस बहुत टायरिंग हो जाता है और फिर घर पहुँच के खाना भी पकाना पड़ता है, कभी कभी तो वो भी मिस हो जाता है। लेकिन आप बहुत लकी भाई, आपका ख्याल रखने भाभी जो आ गई है। सही बात है। कोई बात नहीं, मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए अभी उसकी माँ जिंदा है। अच्छा भाभी,
मैंने सुना आपके हाथ की चाय कुछ अलग होती है, एक कप मिलेगी? जी जरूर। मैं बस बोलने ही वाला था कि इरफान मियाँ को भी चाय का बड़ा शौक है। लियो बेटा लियो। चलो अच्छा ही किया बेटा जो तुम आ ही गए। अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसाना फूफी भी आ रही है। अच्छा, फिर तो कई सालों बाद आना हो रहा है बाबा उनका। हाँ क्या सलीम अंकल भी आ रहे हैं? बेटा सलीम अंकल तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके ससुराल में जो कुछ शादी वादी है वहां पर। हाँ उनके साथ उनकी लड़की हिना आ रही है। ओके ठीक है बाबा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह उनसे। हाँ इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं। आगे चाहिए आगे। थैंक यू बेटा थैंक यू। थैंक यू भाभी। भाभी क्या कर रही हो? अरे सुनिए ना, जरा मेरी शर्ट प्लीज आयरन कर दीजिएगा, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। ठीक है। थैंक यू भाभी। अम्मी, ये कैसा खाना बनाया आपने? क्यों, क्या हुआ? नमक कम, मिर्ची तेज। प्लीज अम्मी, मैं जब तक यहाँ पे मेरे लिए आप ही खाना बनाया करे, मुझसे नहीं खाए जाते सब खाने। मैं दुबई में था तो कैसे भी तक खा लिया करता था, कम से कम घर पे तो खाना ढंग का मिले। सोहेल, आपका भाई बाहर मेरे खाने का मजाक बना रहा था और आप उसे मना करने के बजाय चुप थे। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सब जानते हैं तुम अभी सीख रही हो। नहीं, मुझे ये जरा भी नहीं पसंद। यूं तो पूरा दिन मुझसे काम करवाता है और फिर मेरे खाने का मजाक बनाता है। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा जाने दो, अब कुछ दिनों के लिए ही आया है वो, हर बात में शुरू हो जाती हो बस। भाभी क्या कर रहे हैं? अच्छा सुनिए ना, मेरे कुछ दोस्त घर पे आ रहे हैं, आप प्लीज जरा नाश्ते का इंतजाम कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने सुना आप नाश्ता बनाने में एक्सपर्ट है ना, प्लीज जरा स्नैक्स वगैरह बना दीजिएगा। मुझे दूसरे भी काम है, तुम निदा से कह दो ना। भाभी, भैया थोड़ी ना रोज रोज आते हैं, बना दीजिए ना स्नैक्स, इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। ये हुई ना बात, आप प्लीज मेरा काम कीजिएगा भाभी, घर के काम तो होते रहेंगे। अच्छा, क्या बनाना है और कितने लोग हैं? कुछ 6-8 लोग होंगे, ज्यादा नहीं, 3-4 आइटम बना दीजिएगा। समोसे, पकोड़े और हाँ एक आध कस्टर्ड ले लीजिए, बस काफी है। इतनी सारी चीजें? 3 चीज तो है भाभी, क्या आप भी? चलो रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम जाओ भाभी की हेल्प करो। और बहुत बोलती हो तुम। अमीना मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। मैं बिजी हूँ, आप खुद ही कर लीजिए। अरे क्या कर रही हो तुम? आपके भाई के दोस्तों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता? वो भी इरफान के दोस्तों के लिए? क्या बात है? हाँ, ऑर्डर देके गया है मुझे, मैं तो हूं ही उसकी फ्री की मेड। अरे थोड़ा नाश्ता बना दोगी तो कौन सा काम वाली बन गई तुम? वो रोज मुझे कोई ना कोई काम में लगा देता है। मतलब घर के कामों से अलग मैं आपके भी काम करूं, आपके घर वालों के भी काम करूं और अब आपके भाई के भी काम करूं। मुझसे तो अच्छी वो काम वाली है जिसे अपनी मेहनत की उजरत तो मिलती है। मुझे क्या मिलता है? घर वालों के ताने, सबके ऑर्डर्स और थकान। शुरू हो गई तुम्हारी रोज की किटकिट। मैं एक काम करता हूं, मैं निदा से ही प्रेस करवा लेता हूं। नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लेता हूं। मैं बेजार आ चुका हूं तुम्हारी इस रोज रोज की शिकायतों से। निदा तो महारानी है इस घर की। इरफान, तुम अपने काम निदा से क्यों नहीं कराते? समीना ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है, मेरे भी कामों में देरी हो जाती है इसकी वजह से। अरे क्या बिजी रहती है? अगर अलग से कोई काम कर दिया तो कौन सी कयामत आ गई? हमने तो कई काम एक साथ किए हैं, बल्कि अपने देवरों को भी पाला पोसा एक माँ की तरह। अम्मी, घर के काम औरतों पे वाजिब नहीं है और वो चाहे तो उसकी उजरत ले सकती है। अच्छा, तो भाभी ने आपसे पैसे मांगे? पैसे तो काम वालियां मांगती हैं, घर की औरतें घर का काम करने के लिए पैसे मांगती है। हमने तो कभी अपने शौहर से नहीं मांगा। निदा, बड़ों की हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? उसने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, मैं शरीयत की बात कर रहा था बस। ये कौन सी शरीयत में लिखा है जो बीवी को शौहर और उनके घर वालों का काम करने के लिए
पैसे लेने पड़े। और सोहेल, अपनी बीवी के लिए अपनी बहन को न डांटा करो। अच्छा आप बस भी करना आप दोनों, मैंने तो उन्हें अपना समझ के कह दिया था। अगर भाई आपको बुरा लगता है तो मैं उनसे नहीं कहूंगा। मौलाना साहब, जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा, सोहेल और समीना की अभी शादी हुई थी, लेकिन समीना को अब ये पता चला है कि सोहेल की कहीं और शादी पहले एक बार फिक्स हो चुकी थी। तो क्यों पिछली मंगनियाँ या निस्बतें मतलब अपनी शरीके हयात से बताना ज़रूरी है, या जैसे सोहेल ने नहीं बताया तो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन वो बातें जो हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं, उन बातों का तज़किरा कभी कभी मुफीद होता है और कभी मुफीद नहीं होता। ख़ुद इस प्रोग्राम में अगर आपने फ़ील किया हो, सारा मसला यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। यानी इसके माना है कि अभी वाइफ हस्बैंड के दरमियान वो एतमाद और वो भरोसे का माहौल नहीं पैदा हुआ कि जो एक फ़ैमिली लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इन दोनों के दरमियान वो भरोसे का माहौल होता तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करना चाहूँ तो इस्लाम कुछ बातों को बयान करने की ताकीद कर रहा है और कुछ बातों को बयान करने से रोक रहा है। वो बातें कि जो बातें इस्लाम के पास इंसान के पास्ट से रिलेटेड हैं, कि जो बातें उसकी बुराई शुमार होती हैं, उन्हें तो हरगिज़ बयान करने के लिए इस्लाम ने परमिशन नहीं दी है। हाँ, वो बातें कि जो एक कॉमन सी चीज़ है कि जो इंसान की लाइफ से रिलेटेड है, कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का न सिर्फ ये कि पास्ट होता है बल्कि इंसान का गम भी उससे रिलेटेड होता है, कि जो बातें उसके दिल को कभी कभी तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। इस्लाम ये चाहता है कि उन बातों को तुम दूसरों से शेयर करो कि जिनको शेयर करने की बिना पर तुम्हारा गम हल्का हो जाए, कम हो जाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, यहाँ के ऊपर अपने बात को शेयर करना कभी कभी ऐसा मुमकिन है कि गम न सिर्फ ये कि कम न हो बल्कि बढ़ने का भी ख़तरा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद इस मौके के ऊपर अगर अपनी बात को बयान करने न करने के बजाय ये सिचुएशन पैदा की जाती कि इतना भरोसा पैदा हो जाए कि फिर वाइफ को हस्बैंड और हस्बैंड को वाइफ पर भरोसा हो। जैसे ख़ुद यही हुआ कि इस मौके पर भी ये बात वाज़ेह कर दी हस्बैंड ने कि मेरे लिए सब कुछ इस वक्त तुम हो। मेरा पास्ट कैसा था, ख़राब था, अच्छा था, मेरी कभी ये सिचुएशन आई नहीं है। इन बातों को अगर इतने अच्छे अंदाज से बयान कर दिया गया होता या बयान किया गया तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन क्या सोहेल का ये बात छुपाना, जैसे सोहेल कह रहा है कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा तुम्हें बताना, क्या फ़र्क पड़ सकता है इससे दोनों के रिश्ते पर? और अगर बुरा असर भी पड़ता है इन केस, क्यों एक पास्ट की बात, अपने माजी के रिश्ते बताना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसका क्यों असर पड़ता है? क्यों बुरा लगता है सुन के कि इनके माजी में ऐसा कुछ था? क्यों आज उस ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? जैसे मौलाना साहब ने आपको ऑलरेडी कहा कि उन दोनों में जो है बॉन्डिंग नहीं हुई है। जैसे सोहेल का अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन जोगे, जब उसने कहा कि समीना राइट नाउ मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ और यू आर माई वाइफ, मैं किसी और का नहीं हूँ, तो वो टाइम पे दिस मीन्स कि दोनों में, जैसे मौलाना साहब, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। स्टार्टिंग का जो फेज, दिस इज जस्ट आपको मैं पीछे लेके जाऊँ, जो स्टार्टिंग का शादी के बाद का जो फेज रहता है, स्टार्टिंग के 3 से जो 6 महीने रहते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ में अंडरस्टैंडिंग पीरियड रहता है, जो अभी तक बहुत सारे रिलेशनशिप में क्लियर नहीं होता है। क्योंकि जब वो लड़की आती है, द बॉय एंड गर्ल दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पीरियड जब स्टार्टिंग में होता है तो बॉन्डिंग होता है, ट्रस्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों स्टार्टिंग के पीरियड में होना बहुत ही जरूरी है। जो ये रिलेशनशिप में, जो अभी जो समीना और सोहेल के रिलेशनशिप उसमें लैकिंग है, जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे वो लड़की को पता चलता है कि इसकी ऑलरेडी पास्ट में एंगेजमेंट टूट चुकी है और वो इतनी हर्ट हो जाती है कि उसको लगता है कि मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है, अभी आई कांट सी एनीथिंग। बट वैसा नहीं है, ये जो है इट्स जस्ट अ फेज। जो सोहेल का ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, बट वो पास्ट को लेके करंट प्रेजेंट सिचुएशन में बैठेगी तो ऑलरेडी उसने सोहेल को बोल के कंटिन्यूस बात कर करके शी स्पॉइल्ड द रिलेशनशिप। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाइफ एंड द हस्बैंड कि जो पास्ट हो गया उसको फ्यूचर में नहीं लाना जरूरी है। और एक और चीज, जैसे आपने मुझे कहा कि क्या बताना जरूरी है कि नहीं,
अभी अगेन डिपेंड होता है कि वो टाइम पे सिचुएशन कैसी है, बट इफ़ यू गो टू सी इट इज़ वेरी मच बेटर, वेरी मच रिकमेंडेड कि आप बता दो, क्योंकि जब आपकी एक नींव शुरू हो रही है, भरोसे पे शुरू हो रही है, ट्रस्ट पे शुरू हो रही है, तो अगर आप आपकी वाइफ को जो होने वाली है आप उसे बता दो कि मेरी एक मंगनी है, 2 मंगनी है, शादी वो भी टूट चुकी है, तो वाइफ को क्या नहीं, नहीं ये मुझसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं, मुझे सब बता रहे हैं, तो वो क्या एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन के नहीं यार ही शेयरिंग विथ मी एवरीथिंग, जो भी पास्ट है मुझे बता दिया, तो आगे जाके अगर ऐसे कुछ सिचुएशन सामने आता है तो गुस्से की कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो भी रिलेशनशिप है, दोनों के जो भी थॉट्स है, प्रोसेस है, एकदम क्लियर है। सो ना झगड़े की बात आएंगी ना कुछ। द ओनली थिंग यहाँ पे है स्टार्टिंग में बता दे तो बेटर है, बट अगर नहीं बताया और अभी ये सिचुएशन आई, सो सोहेल जब देते थोड़ा सा झिझक गए थे कि इसको कहाँ से पता चला। वो डर लाने की जरूरत नहीं है, सोहेल ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपका कुछ है तो इट्स ओके, ऑन द स्पॉट आपकी वाइफ को आप बता सकते हो कि ठीक है हाँ मेरा पास था बट अभी मुझे ऑफिस जाने को लेट हो रहा है, इवनिंग में आके हम बात कर सकते हैं, सिंपल। और उसी टाइम पे वाइफ की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो चीज को मैनिपुलेट नहीं करना है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते तो शादी का ये सब वो बोल रहा है कि जब तुमसे प्यार करता है, तो डू नॉट इलैबोरेट, मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में शक पैदा मत करो। ये हम बोलते हैं कि अभी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, अभी ये तो उसने सिर्फ बोला कि नहीं आई लव यू, बट शी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो फीमेल को समझना है कि भाई मुझे स्टॉप करना बहुत जरूरी है। राइट मौलाना साहब? बिल्कुल सही आपने कहा। मेरा आप दोनों से फिर एक जनरल क्वेश्चन ये है मौलाना साहब, जैसे समीना कह रही है हमारे एपिसोड में, अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो वाकई अगर आज हम ये देखें कि लड़कियों की अगर ऐसी कोई निस्बत या मंगनी टूटी है, उनकी ज़िंदगियों पर ज़्यादा इस चीज़ का असर होता है। लड़कों की अगर मंगनी टूटी है या रिश्ता टूटा है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये फ़र्क क्यों है लड़का और लड़की के बीच? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, वरना हकीकत ये है कि पास्ट से मुतालिक बहुत सारी बातें जेंट्स से भी रिलेटेड होती हैं और लेडीज़ से भी उनका रिलेशन होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ताकीद के साथ, और ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब इस मैदान में ज़्यादा महारत रखती हैं, कि लेडीज़ के सिलसिले में या बच्चियों से मुताल्लिक़ अगर ऐसी कोई बात पास्ट से रिलेटेड हो तो बच्चियों के बताने से पहले, या यूँ कहूँ वाइफ के अपने हस्बैंड से बताने से पहले, उनके पेरेंट्स की तरफ से ये बातें इस फैमिली को और स्पेशली अपने होने वाले दामाद को ज़रूर बतानी चाहिए। उसके कई रीज़न्स हैं और इस बात को मैं समझता हूँ कि हमारे कल्चर में भी शामिल किया जाता है, चूँकि ज़्यादा इस बात को पसंद किया जाता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ पर भरोसा करे, और ऐसी बातें कि जो पास्ट की मसलन इंगेजमेंट से रिलेटेड हों या और भी इस टाइप से जितनी भी हों, उनमें ज़्यादा कोशिश ये होती है कि बच्चियों की लाइफ ज़्यादा साफ सामने आए, जबकि इसका कोई रिलेशन नहीं है इस्लाम से। यकीनी तौर के हत्ता इस्लाम तो इस बात की भी इजाज़त दे रहा है कि इजाज़त नहीं बल्कि ताकीद कर रहा है सेकेंड मैरिज भी होनी चाहिए। इस्लाम इस बात की भी ताकीद कर रहा है कि थर्ड फोर्थ मैरिज भी अगर बच्ची की डिवोर्स हो चुका है या मसलन डेथ हो चुकी है होनी चाहिए। तो इस्लाम तो ताकीद कर रहा है, लेकिन चाहता ये है कि ट्रांसपेरेंट लाइफ हो, एक शफाफियत पैदा हो, और वो तभी पैदा होगी कि जब इस किस्म की बातें अगर लड़के से मुताल्लिक़ हैं तब भी, अगर लड़की से मुताल्लिक़ हैं तब भी इन बातों को ज़रूर बयान कर दिया जाए। लेकिन वो बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी एक बार बात हुई थी, कभी एक रिश्ता आया था और जो रिश्ता पहली नशिस्त में गोया ख़त्म हो गया, अब उसको भी अगर बयान किया जाए तो शायद न सिर्फ ये कि एक माहौल अच्छा नहीं बनेगा बल्कि कभी कभी माहौल ख़राब भी हो सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि वो बातें जो इस किस्म की हों, अगर फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे को पहले से बता कर रखें तो शायद बेहतर तरीके से बात हल हो सकती है। लेकिन फिर वही बात आई जो डॉक्टर साहब ने अभी कही थी कि वाइफ अपने हस्बैंड से और हस्बैंड अपनी वाइफ से इस किस्म की बातों को शेयर करे, और शायद अभी इतना टाइम इन दोनों को अपनी लाइफ में नहीं मिला था कि अपनी बातें कह पाएँ। शायद मुमकिन है कि बाद में हस्बैंड अपनी वाइफ से ये बात बताता और फिर उसके बाद आपस में अगर कोई बात दूसरों से पता चलती तो शायद इख्तिलाफ ना होता। डॉक्टर साहब, आपका व्यू क्या है इस मसले पर
ऐसा फ़र्क नहीं होता कि लड़कियों के लिए ज़्यादा इंसान मतलब चाहता है कि नहीं उनका ऐसा कोई पास नहीं होना चाहिए, दरगुजर नहीं कर पाते हैं, जबकि लड़कों के लिए तो ओके हमारे जैसे मौलाना साहब ने ऑलरेडी कहा, सोसाइटी है, कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो लोग है, माहौल है, उनका एक माइंड सेट हो जाता है कि ये लड़की की तो मंगनी टूटी है, अरे तुम्हारी मंगनी टूट गई है, शादी टूट गई है। ये जो अरे जो सामने वाले के हिसाब से निकलता है वो बहुत दिल पे छू जाता है, और लड़के का होता है तो इट इज ओके, क्योंकि पहले से हमारी सोसाइटी में लड़के को फ्री बर्ड कहा जाता है, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स। बट लड़की आज के जमाने में लड़की भी, बट देन दो लड़कियां की कुछ लिमिटेड बाउंड्रीज रहती है जो वो पार नहीं कर सकती है, और स्टिल बॉय एंड गर्ल में डिफरेंशिएट बहुत रहता है। तो जैसे आपने कहा, तो लड़की का जब ये रिश्ता टूटता है और समथिंग, द सोसाइटी का प्रेशर बहुत रहता है, लड़कियों पर ज़्यादा बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जाती है तो ये हाँ इसकी टूटी थी मंगनी, हाँ इसका हुआ था, तो द गर्ल इटसेल्फ एक फियर में आ जाती है, और वो फियर में अगर आगे जाके उसकी शादी भी होती है या वट एवर शी गेट्स इनटू रिलेशनशिप, तो फियर दिमाग में रहता ही है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेरेंट्स ने क्लियर नहीं किया है तो वो फियर है, और वो भी रहता है कि यार अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मेरे ससुराल वाले को पता है तो दे आर गोइंग टू टेल कि लगता है इसके लिए पहले तेरी शादी पहली शादी टूटी है, हाँ मालूम नहीं था, इसके माँ बाप ने तो बोला था बट हमने जल्दी कर दी। सो एवरीथिंग सब आता है लड़की पे, बराबर मौलाना साहब? तो ये एक लड़की आती है, वो जब सामने वाली फैमिली को समझना चाहिए कि जब ये लड़की पूरे घर को, उसकी सब कंफर्ट लेवल सबको छोड़ के वो आपके घर में आई है, आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो गए, वो आई है, तो हम ठीक है, अगर जो पास्ट है वो पास्ट को जाने दो ना, जो चीज को आप लेट गो करोगे तो अल्लाह भी उसमें खुश होगा और चीज को ग्रोथ मिलेगी, और लड़की को भी लगेगा नहीं यार ये लोग ने मेरी हर चीज को लेट गो किया, तो अभी मुझे इन लोगों को अपनाना है, क्योंकि ये लोग ने मेरी एक खामी की वजह से मुझे अपनाया, तो मुझे भी इनके साथ चलना है। सो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव वाइब मिलता है कि नहीं लोग सही है तो मुझे भी सही रहना है। सही मौलाना? ये बिल्कुल सही होना यही चाहिए कि हम लोग एक दूसरों के जज्बात को समझें। देखें, ये हकीकत है कि दुनिया में कमियां किसके पास नहीं है। राइट। अगर हम दूसरों की कमियों को ढूंढने पर आ जाएं तो कोई ना कोई मिल जाएगी, लेकिन फिर मुझको अपने बारे में भी सोचना है, और हम इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते। हम ये चाहते हैं कि सामने वाली जो लड़की मेरे घर में मेरी वाइफ बन के आ रही है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वाकई तौर के ऊपर उसको आप चाहते हैं कि कोई कमी वाली ना हो, तो मैं भी अपने को बगैर कमी वाला बनाऊं, ये होता नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हम ये सोचें कि अगर वाकई तौर पे इस बच्ची की मैरिज कहीं पर टूटी है, तो मैं समझता हूँ शायद दुनिया में कोई लड़का ऐसा नहीं है कि जिसकी पहली ही दफ़ा कोई रिश्ता आया और शादी हो गई हो। जी। सबके अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता है, आपको ऊपर वेट दोनों हाथ में बैलेंस करके चलना है। आप अगर बोलोगे कि नहीं होगा, ऐसी ही चाहिए वैसी, तो नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अलग रहता है। अल्लाह ने इंसान बनाया, बट हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का नजरिया अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग है। तो सामने वाले को भी समझना चाहिए कि जब वह लड़की आई है तो मुझे उसे अच्छे से कंफर्ट देना है, नर्चर करना है, उसको अच्छे से रखना है, तो वो भी खुश हो जाए। एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि खुश होना बहुत जरूरी है। ये खुशी नहीं होती है तभी यहाँ से सब आस्ते आस्ते आस्ते। डॉक्टर साहिबा, तो अगर जैसे मुझे आपकी बात से याद आया, माँ बाप जो हमारे रिश्ते तय करते हैं, कभी जैसे सोहेल कह रहा है इस शो में कि बड़े के गलत फैसलों की वजह से मेरी शादी फिक्स भी हुई थी और उन्हीं के गलत फैसलों की वजह से टूटी भी थी, तो इसमें मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि क्यों ऐसा होता है? कई बार बड़े कुछ ऐसे गलत फैसले कर गुजरते हैं जो बाद में आगे जाके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा खुशी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों की खुशी इंपॉर्टेंट होती है माँ बाप। जैसे आपने कहा कि उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा खुशी का है, तो बहुत ज़रूरी है माँ बाप को देखना कि बच्चे की खुशी कहाँ पे है, क्योंकि आज का जो 21st सेंचुरी का ज़माना है, तो अभी का जो जेनरेशन चल रहा है, माँ बाप की इताअत करना ज़रूरी है। आई एग्री, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट बच्चों की खुशी सबसे ऊपर रखना ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आप कहेंगे कि ये XYZ ये लड़की से शादी कर ले, तो बच्चा माँ बाप के दबाव में आके यस कह देगा, बट उसे पता है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विथ हर, मुझे जो जैसी चाहिए वैसी नहीं है, तो देन क्या होगा कि एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप होगा। सो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ खुश रहे, बिकॉज वो जो आने वाली है वो एक्सपेक्टेशंस लेके आएगी, और ये जिस माँ बाप के सेक के वजह से इज कैरिंग ऑन। तो बहुत ज़रूरी है कि लड़का लड़की दोनों की
एडवाइस लो, बैठ के मशवरा करो, पूछो कि आपको ये लड़का पसंद है नहीं है। और आई थिंक इस्लाम में भी इजाजत है कि एक बार जी, लड़का जी, लड़की मीटिंग कर ले। जी जी, आपस में। और उससे पहले भी माँ बाप को मशवरा ज़रूर करना चाहिए अपने बच्चों से और सेकेंडली दोनों फैमिली भी बैठ के क्योंकि मशवरा इसके बाद करें। 3 लाइफ अफेक्ट हुई है, सोहेल की लाइफ, उसकी वाइफ की, और फिर उस लड़की की जिसके साथ कभी उसकी मंगनी ठहरी थी। 3 लाइफ्स अफेक्ट हुई हैं। तो माँ बाप के ऐसे फैसले कई बार नुकसानदेह हो सकते हैं औलादों के लिए। जी जी, सही है। लेकिन मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो सुहेल ने कहा कि गलत फैसले, जी ये आज सुहेल कह रहा है कि उसके मम्मी डैडी ने गलत फैसला किया था और रिलेशन या रिश्ता शुरू हुआ था और उसी पे टूट गया। जी गलत फैसला कब कहा जाता है, ये लफ्ज़ कब इस्तेमाल होता है? बात के गुजर जाने के बाद। जी क्या जिस वक्त माँ बाप लड़के की शादी तय कर रहे थे, क्या वो सोच रहे थे कि मैं अपने लड़के का रिश्ता गलत कर रहा हूँ? वो तो अच्छा चाह रहे थे। अच्छा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने गलती की। अगर वो बाय द वे अपने, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अपने बच्चों से या बेटे से नहीं पूछा तो शायद हम कह सकते हैं कि ये एक गलती हुई। लेकिन औलाद को भी माँ बाप के फैसलों पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। यस, शायद मुमकिन है कि चूँकि उनकी जो नीयत थी वो यकीनन अच्छी थी। वो अगर अपनी औलाद के लिए कोई रिश्ता ढूंढ के ला रहे हैं, मशवरा नहीं कर रहे हैं, ये यकीनन उनका इश्तिबाह है। लेकिन क्या वाकई तौर के ऊपर माँ बाप चाहते थे कि अपने लड़के को खुदा न खासा फंसा दें, किसी गलत जगह पहुँचा दें? ये तो उनका मंशा नहीं था। इसके माना ये है कि माँ बाप पर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि वाकई तौर के ऊपर बच्चों के मशवरे से काम होना चाहिए। हम लोग एजुकेशन की लाइफ में या तालीम की दुनिया में कितना ज़ोर देते हैं कि अपने बच्चों से ख़ुद काउंसलिंग करके उनको बताओ, उनसे पूछो, मालूम करो कि वो किधर जाना चाह रहे हैं। जी तो जब तालीम जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल की है, उसके लिए इतनी हम तवज्जो दे रहे हैं, क्या उस शादी के लिए जो 10 साल, 20 साल, 50 साल तक हो सकता है साथ रहने वाली हो और जिससे पूरी जनरेशन आगे बढ़ने वाली है, क्या उसमें हमें मशवरा नहीं करना चाहिए? इसी आपके जवाब से मुझे एक दूसरा सवाल ये याद आया है मौलाना साहब। आज भी हम जिस माशरे में रह रहे हैं, उस माशरे में लड़का या लड़की कोई भी हो, उनको अपना हम सफ़र चुनने का हक आज भी नहीं है। माँ बाप ये समझते हैं कि वो अभी यंग हैं, वो सही फ़ैसला नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वो खुद उनके लिए फ़ैसला करते हैं। तो क्यों आज भी नहीं ये हक दिया गया है हमारी जनरेशन को? मैं थोड़ा सा आपके लफ्ज़ों को और थोड़ा सा चेंज करके इसको बेहतर बनाना चाहूँगा। देखिए, हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि लड़का खुद से जाकर शादी कर ले। लेकिन आज अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी इस स्टेज तक आ चुकी है कि वो इस बात को पसंद कर रही है, कबूल कर रही है कि चूज़ करके या पसंद करके लड़का ला रहा है। लेकिन अगर माँ या बाप को बता दे और फिर उसके बाद ये माँ बाप की रज़ायत से शादी हो रही हो, तो किसी हद तक हमारी सोसाइटी इसको कबूल करती है। तो आज जो सिचुएशन है वो कुछ हमारे पास्ट से चेंज हो चुकी है कि हम अपनी पसंद की शादियों को, या लड़का अपनी पसंद की शादी को या लड़की अपनी पसंद की शादी को किसी भी तरह से माँ बाप को अगर बता दे तो बेहतर तरीक़े से शादी होती है। ये जो हमारे वहाँ माँ बाप का एक घर में रोब होता है कि ऐसी कोई बात भी अगर लड़के या लड़की की तरफ से आ जाए तो एक घर का माहौल ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसको अगर चेंज कर दिया जाए, जी जी। बेटा और बेटी को इतना हक या इख्तियार घर में दिया जाए कि वो रिश्ता जिसको वो समझ रही है वो माँ बाप से आकर कंसल्ट करे, मालूम करे क्या वाक़ईन मैंने जिसको पसंद किया मेरे लिए सही है या नहीं है। देखिए, हमेशा माँ बाप का फ़ैसला भी गलत नहीं होता और हमेशा औलाद का फ़ैसला भी गलत नहीं होता। दोनों का, कभी इनका गलत होता है, कभी उनका गलत होता है। अगर ये तीनों यानी बेटा माँ बाप या बेटी और माँ बाप ये दोनों मिलकर किसी फ़ैसले तक पहुँचे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाजा मैं अगर इस लफ्ज़ को जो आपने कहा कि लड़का लड़की की पसंद को नहीं एक्सेप्ट करनी, पसंद को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर वो ख़ुद से शादी करना चाहें तो मामूलन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि जो अच्छी चीज़ नहीं है। होना यही चाहिए कि हम इतना ज़्यादा अपने को या अपने बच्चों को हक दें कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ सोचा है तो आके हमसे मशवरा करें। जैसे मैंने अभी कहा था, माँ बाप बेटे से मशवरा करें कि तुम्हारी शादी हम फुला जगह करने जा रहे हैं, या लड़का अपने माँ बाप से मशवरा करे कि मैं फुला जगह शादी करना चाहता हूँ, आप बताएं क्या आपका मशवरा है।
जी जैसे मौलाना साहब ने कहा, जस्ट वांट टू थोड़ा सा इलैबोरेट, बोलिए। जैसे कि आज के जो माँ बाप है, जनरेशन वो जी, अपने जी। बच्चों को डिपेंडेंट होने ही नहीं देते। जी 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 सब जगह हम लोग को साथ जाना है, सब जगह हमको करना है। क्यों? क्योंकि माँ बाप इसलिए कि जैसे तुमने कहा ऑलरेडी के गलत फैसला कर लेंगे, बहुत अभी बहुत छोटे हो, जी हाँ, सही फैसला नहीं, हमको नहीं पता है करते, क्या करना है, हाँ। हमने बहुत देखा है। जी हाँ। ये सब कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसे काउंसलिंग आते हैं कि मम्मी बोलती है कि नहीं, बट आई लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का पसंद है, लड़की को भी पसंद है। तो ये जब कब आता है कि जब तीनों में, जैसे मौलाना साहब ने कहा, माँ बाप में और बेटे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, वो फेस के लिए सब चीज में, बट खाली शादी के रिलेशन को लेके जी, बॉन्डिंग उसमें- नहीं है। जब वहां से प्रॉब्लम शुरू होते और फिर वहां से अगर वो लड़की को लेके भी आता है जो माँ बाप को नहीं पसंद है, देन एवरीथिंग इज ओवर, फिर अप्स एंड डाउन। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हाँ, अगर माँ बाप को पता है कि नहीं मेरे लड़के को ये लड़की पसंद है बट हमें नहीं पसंद है, तो क्यों नहीं पसंद है, क्या वो लड़की में कुछ प्रॉब्लम है? पॉजिटिव नेगेटिव सब में रहते हैं, बट हमें वो लड़की क्यों नहीं पसंद है, व्हाट इज द थिंग? बैठ के सोचो, देखो। हम पहले ही जैसे लड़का बोल दिया कि XYZ लड़की मुझे पसंद है, नहीं, मिलने क्यों से करने का? पहले ही हाँ, आप मिलो, आप देखो, तो क्या होगा? लड़के को लगेगा नहीं, मेरी माँ ने मेरी बात सुनी, मेरे पापा ने भी मेरी बात सुनी, मेरी बात रखी है। फिर उसके बाद आप हो सकता है आपके लड़के को समझाए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसे, तो हो सकता है आपका लड़का आपकी बात मान ले और फिर आपने जहाँ कहा वहां कर ले। या तो हो सकता है आप वो लड़की से मिल लो और आपको वो लड़की इतनी पसंद आए, नहीं बेटा जो आपने चॉइस की माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बिस्मिल्लाह करो। राइट मौलाना साहब? जी जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत जरूरी है कि बैठ के बात करना। हमारे मास्टर में राइट नाउ यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ यस नो, एक मेल ईगो और एक कभी तो फीमेल का भी ईगो इतना ऊंचा और सर पे आ जाता है कि यू कैन नॉट से एनीथिंग। हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि माँ बाप अगर लड़का बोलता है कि ये लड़की पसंद है, नहीं, क्यों ऐसे, क्यों वैसे, क्यों? अरे आप बैठ के सोचो, एक मिडिल शांत हो बात जाओ, एक गिलास निकालना पानी पी लो सबसे पहले जी। जब ये बात सुनो तो, और फिर बिस्मिल्लाह करो, तो देखो बहुत बहुत बेनिफिट होगा। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि शायद जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर मसलन माँ कह रही है कि नहीं ये लड़की अच्छी नहीं है, तो रीज़न ज़रूरी बताए कि सो एंड सो रीजंस, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। Right. शायद हो सकता है कि माँ ये जुमला बताकर अपने बच्चे को ये फिर मौका दे। वही मैंने कि कहा नहीं, ना कि पॉजिटिव्स और जी, जी, नेगेटिव्स जी। सब में रहते हैं, बहुत ज़रूरी बट वो है। बताना बहुत ही जरूरी है कि क्यों नहीं करना है। जी। जैसे मौलाना साहब ने कहा, रीजन बताना मान जरूरी है। साहब, जैसे कि हमारी कहानी अब आगे बढ़ रही है, एक नए फर्द का इजाफा हुआ है। देवर कहीं बाहर मुल्क में रहते थे, अब वो वापस आ गए। मान साहब, यूँ तो हर मजलिसों में हर जगह ताकीद की जाती है मिक्स गैदरिंग अवॉइड करो, मिक्स गैदरिंग अटेंड करना अच्छी बात नहीं है। क्या एक बड़ी जॉइंट फैमिली एक मिक्स गैदरिंग नहीं होती जहाँ जेठ जेठानी, देवर देवरानी, कई बार चाचा ससुर भी साथ में रहते होते हैं? तो क्या अब जैसे हम बाहर जाते हैं, हम ठीक से हिजाब करके बाहर जाते हैं, हर वक्त घर में तो मुमकिन नहीं होता सही हिजाब कर पाना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बिल्कुल सही है कि घर के बाहर का हिजाब और घर के अंदर का हिजाब अलग है, लेकिन वो रिलेशन जो घर के अंदर अपने फॉर एग्ज़ाम्पल कज़िन्स के दरमियान है, वो रिलेशन पब्लिक का नहीं है। हमारा इस्लाम ये 3 जगहों को करार दे रहा है। एक वो जगह कि जो ख़ास तुम्हारा कमरा है, एक वो जगह कि जो तुम्हारे घर में बकिया लोग भी रह रहे हैं, और एक वो जगह जो पब्लिक प्लेस है। ये तीनों का लिबास अलग अलग है जी। और इसी चीज़ को शायद मुमकिन है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर क्लियर न कर पाने की वजह से मुश्किलात भी आती हैं। हत्ता औलाद को अपने माँ बाप के उस कमरे में, कि जिस कमरे को माँ बाप ने अपने लिए करार दिया, उस कमरे में भी जाने के लिए औलाद को ये ताकीद की गई है कि तुम आवाज़ के साथ उस कमरे में जाओ। इसके क्या माना है? एक तुम्हारा पर्सनल रूम है, एक तुम्हारा बाहर का कमरा, एक घर है, और एक तुम्हारे घर के बाहर का माहौल है। इस्लाम चाहता है कि तुम अपने रिश्तेदारों से रिश्ता न तोड़ो। आपने जो बात की, मैं उसके जवाब से पहले एक बात और अर्ज़ कर दूं कि कभी कभी जॉइंट फैमिली होती है, कभी कभी फैमिली जॉइंट हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ साल 2 साल 5 साल 10 साल एक साथ रह रहे हैं। कभी फैमिली गैदरिंग हो रही है, जी। तो ये जो फैमिली गैदरिंग हो रही है, वहाँ भी तो इस लेडी को अपने हिजाब का ख्याल करना है, और वहाँ भी मर्द को अपनी निगाहों का ख्याल करना है। जी। यानी वहाँ पे ये मसला नहीं है कि मेरी कज़िन है तो मेरे लिए महरम है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे इन लॉज में न जाने, इन लॉज में तो जाहिर है कि आप जानते हैं
कि जेंट्स के लिए इन लॉज में महरम कम हैं, ना महरम ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम है उसमें समझा जाता है कि नहीं सब महरम है। तो ये जो जॉइंट फैमिली की आपने बात कही है, यकीनन बात सही है कि लेडी अपने घर के अंदर पूरे हिजाब में नहीं रहती है, लेकिन कम से कम अपने रूम से जब बाहर निकलती है वो वाजिब हिजाब कि जो स्पेशली बॉम्बे के कल्चर में है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर घर के बाहर जाकर मसलन इसको वॉशरूम जाना है, घर के बाहर जाना है, तो ये आखिर अपने उस घर से निकलते वक्त हिजाब करके निकल रही नहीं निकल रही है। वही सूरत हाल घर के अंदर भी है कि अगर जॉइंट फैमिली है तो उस जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद अपने दीन और मज़हब के साथ अपने हिजाब को बरकरार रखते हुए एक लेडी ज़िंदगी गुजार सकती है और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती है। तो समीना के ऊपर जैसे कि हमने देखा डॉक्टर साहब कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर काम वाजिब नहीं है फिर भी वो कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसको सिर्फ उसकी खामियां दिखाई जाती हैं, कोई उनकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करता है। मैं किसी को यहाँ सासों को अफेंड नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी कई बार सास भी उस बहू के एक पीरियड से गुजर चुकी हैं जब वो बहुएँ थीं, उनके साथ भी यही होता होगा कि उनको सराहने के बजाय उनको ताने दिए जाते होंगे, उनकी मेहनत को कोई सराहता नहीं होगा। तो ऐसे में हम उन बहुओं की कंडीशन को या उनकी सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको कैसे फील बेटर करवा सकते हैं कि दे आर वर्किंग सो हार्ड। जैसे राइट नाउ जैसे आपने एपिसोड में देखा दैट इतना काम कर रही है, शी इज टेलिंग सोहेल ऑल्सो कि मेरी तो हैसियत काम वाली जैसी होगी, खाली आप मुझे पगार नहीं दे रही हो, नॉट पेइंग मी। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो समीना इज वेरी 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 इनसिक्योर्ड, एकदम अकेली पड़ गई है क्योंकि उसके पास कोई भी वे नहीं है जहाँ वो बाहर निकल सकती है, उसको इनसिक्योर लग रहा है। बट समीना को ये समझना चाहिए कि जो उसका देवर आया है, जो वो घर के काम कर रही है, देवर नहीं बट इन शॉर्ट जो घर के काम कर रही है वो उसके खुद के घर के काम कर रही है, वो किसी और के घर के काम नहीं कर रही है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले कहा, जो स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ्स रहते वो गोल्डन पीरियड रहते, जो अब तक ये लोग की बॉन्डिंग नहीं हुई है, जिस वजह से छोटी छोटी बात से इट इज गोइंग इनटू अ डिफरेंट ट्रैक। तो बहुत जरूरी है समीना को ये समझना, ये टाइम पे क्या कर सकते हैं जब ऐसा हो तो हस्बैंड शी रिक्वायर्स काउंसलिंग। अगर आप देखने जाओ तो इट इज वेरी अर्ली टू डिटेक्ट काउंसलिंग, बट जस्ट व्यूअर्स को पता चले कि जब ऐसे कुछ स्टेज होता है, द लेडी इज फीलिंग इनसिक्योर, उसको बहुत ऐसे लगता है कि नहीं मेरी तो हैसियत काम वाली जैसी है, यू आर नॉट कंसिडरिंग, मुझे हर चीज में ताने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो माई फैमिली को समझ के करे, सिर्फ मुझे मेरा शौहर वैसे नहीं, बिकॉज ऑफ आए हो पूरे घर के लिए, जॉइंट फैमिली में हो तो थोड़े से अप्स एंड डाउन हो गए, बट थोड़ा सा मेक इट अ पॉइंट कि थोड़ा सा हस्बैंड की भी ड्यूटी है, सिर्फ वाइफ की नहीं है, हस्बैंड की भी ड्यूटी है कि उसको थोड़ा सा पैम्पर करे कि नहीं जो कर रहे हो बहुत, जैसे सोहेल इज टेलिंग कि नहीं तुम्हारी तो कटकट शुरू हो गई, तो वो टाइम पे सोहेल को समझना है कि यार शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बैड फेस, बहुत डिफिकल्टी है उसके लिए, इतना खाना पकाना, इतना सब करना एंड एवरीथिंग। शी हो सकता है वो ये सब चीज से यूज्ड टू नहीं है, घर में इतना सारा काम नहीं करी, बट आपके घर में आके वो इतना सारा काम कर रही है और शी इज ट्राइंग। तो सोहेल अगर उसे थोड़ा सा पैम्पर कर ले, थोड़ा सा उसको बता दे कि नो समीना व्हाटएवर यू आर डूइंग बहुत ग्रेट जॉब है, आई अप्रिशिएट, बट मैं हमको थोड़ा सा और टाइम फैमिली को देना रहेगा समझने के लिए, तो आप देखोगे कि नहीं शी विल डू इट हैप्पीली। थोड़ा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोहेल की तरफ से उसको लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रहा है। सोहेल जल्दी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसकी तरफ। अगर आप देखने जाओ सबसे स्टार्टिंग में जब सोहेल ने कहा था कि नहीं मुझे बताने की जरूरत मुझे नहीं लगा, सो दैट मीन्स अभी तक दोनों में वो एक्सप्रेशन की फीलिंग आई नहीं है, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। जी तो आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? असमें देखें काम के बाद एक छोटा सा शुक्रिया सारी जहमत के मुकाबिल इंसान की सारी थकान को दूर कर देता है। इस घर में 3-4 लोग 5 लोग हैं और कोई ऐसा नहीं है कि जो शुक्रिया कह सके या ये कह सके तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बात अगर हस्बैंड की तरफ से भी उसके लिए आ जाती तो यकीनन उसका दिल चौड़ा हो जाता कि मुझको कोई नहीं, कम से कम मेरा हस्बैंड तो मेरी बात को समझे, मेरी फीलिंग को फील कर रहा है। एक बात और मैं इस बीच में कहना चाहूँगा कि अंदाज भी फैमिली का ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी देखें बुराई को बयान भी करने का तरीक़ा कैसा हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर खाने में अगर एक दफ़ा नमक ज़्यादा हो गया या नमक कम हो गया या मसलन खाना टेस्टी नहीं है, इसको कैसे बयान किया जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस मौके पर
घर के बड़ों को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि छोटे अपने से बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं। इसलिए कि आज अगर हमने इन बच्चों को नहीं सिखाया, जो हमारे ख़ुद के बच्चे हैं, अगर हमने नहीं सिखाया, कल को यही बच्चे हम पर ब्लेम करेंगे कि आपने क्यों नहीं मुझको मुतवज्जे कराया। भाई अपनी भाभी के खाने की बुराई कर रहा है तो इस दस्तरखान पे सभी बैठे हुए थे, कोई तो ये कह सकता था कि नहीं इसने बड़ी मेहनत से बनाया है, शायद कभी चूक हो गई होगी, और सबके साथ होती है। वो सास के जो इस खाने को देखने के बावजूद नहीं कुछ कह रही हैं, उनके साथ भी कभी न कभी हुआ होगा ऐसा। और ऐसा तो दुनिया में हमेशा होता है, बड़े बड़े कुक भी कभी न कभी गलती कर जाती हैं। ये बेचारी तो अभी सीख रही थी। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कैसे अपनी बात को पेश किया जाए। इस बात को भी हमें अपने घरों में अपने छोटों को सिखाना चाहिए जी। और जाहिर है कि इसमें हस्बैंड का बहुत अहम रोल है कि वो इस बात को बताए कि दूसरे तुम्हारी अगर मेहनत को नहीं समझ रहे तो कम से कम मैं समझता हूँ। और वैसे भी दस्तरखान में जैसे सब बैठे थे, खाना खा रहे थे, जिस से किसी ने वो टाइम पे नहीं खा, बट सोहेल ने भी नहीं खा। क्यों? क्योंकि उसको फियर था कि अगर मैं बात बोल दूं कि मेरी वाइफ की साइड ले लूं वो टाइम पे, तो घर में झगड़ा हो जाएगा या कुछ माहौल गर्म हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बट उस टाइम पे आई फील अकॉर्डिंगली, बिकॉज मैं भी अकॉर्डिंग टू मी आई फील आई एम ऑल्सो मैरिड, तो सास को थोड़ा सा पुश करना चाहिए, या वो बच्चे को जो उसका देवर है उसका बच्चा, उसको बोलना चाहिए कि बेटा अभी जो भी अल्लाह का शुक्र करके खाना खा लो, बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इतना सा अगर वो सास बोल ले या बहू की साइड ले ले तो बहू एकदम हैप्पी। वाई? बिकॉज उसने उसकी साइड ली है। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए अपनी, क्योंकि आपके बाजू में आपकी बेटी भी बैठी है जी, राइट? तो यू हैव टू कीप एन एग्जाम्पल कि मेरी लड़की भी किसी और के घर पे जाने वाली है। तो मैं अगर मेरी बहू को थोड़ा सा मोटिवेट कर लूँ कि नहीं बच्चा वांदा नहीं, इट्स ओके, आज ऐसे हो गया, कल कहीं और, कल कुछ और ट्राई कर लेना, गलती सबसे होती है। एक थोड़ा सा अगर आप खाली मुंह में मिठास लेके आओगे, बहुत बहुत जरूरी है। और आप देखना इस एपिसोड में सास के नॉन वर्बल्स जो है, कैसे करना है, ऐसे करना, वो बहुत हैवी है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। जो आने वाली बहू है उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप थोड़ा सा अगर सॉफ्टनेस अपने नॉन वर्बल क्लूज में लेके आओगे, बात करने में थोड़ा सॉफ्टनेस लाओगे, तो बहुत बहुत जरूरी है। तो बहू को हिचकिचाहट नहीं होगी कि मुझे कुछ, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो सोहेल से डिस्कस नहीं कर सकती है तो जाके अपनी सास से डिस्कस कर सकेगी। कोई कोई बातें होगी कि वो सोहेल से नहीं डिस्कस कर सकती, तो एटलीस्ट उसके घर में कोई तो रहे जिससे वो डिस्कस कर सके, क्योंकि ननद का बिहेवियर इज फ्लैट, तो शी नीड्स समबडी। तो कोई ना कोई घर में ऐसे माहौल बनाओ कि यू हैव अ कंफर्ट लेवल। जो आने वाली लड़की है, ननद उसकी एज की है, शी कैन बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड जी। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट। जितना सॉफ्टनेस रहेगा, जितना पॉजिटिविटी रहेगी, जितने घर के माहौल में अच्छाई रहेगी, तो आने वाली भी चीजें अच्छी होगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि मम्मी के जो एक्सप्रेशंस हैं काफ़ी हैवी हैं, बहू तो क्यों जब तक वो अपने बच्चों के साथ बात करती हैं शी इज़ सॉफ्ट, लेकिन जब वो बहू के साथ बात करती हैं उनका जो टोन है वो चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। क्यों होता है ये उनके साथ? आई थिंक इफ आई से दिस माय सास इज गोइंग टू किल मी, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। नहीं, बट जनरल व्यू इफ यू गो टू सी, बेसिकली सास बन गई है तो ताज आ गया है सर पे। द ताज इज कम अप, शी इज द प्रिंसेस। ओके, तो भी क्वीन प्रिंसेस व्हाटएवर, सो शी नीड्स अ लॉट ऑफ पैम्परिंग जी। हमारी जो सास रहती है उनको पैम्परिंग की बहुत जरूरत रहती है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसके लड़के की शादी हो गई है जी। तो दैट इनसिक्योरिटीज कम अप। यू कैन नॉट से इनसिक्योरिटी ऑल्सो, बट शी हैज गॉट द फेम कि नहीं मेरे लड़की की शादी हो गई, मारा लड़का छोकरानी लगन થઈ ગયા છે, હવે હું सास बनी गई છે, अभी मैं सास बन गई। सो नो दैट फेम इज कम अप। सो द सास हैज टू अंडरस्टैंड कि मैं सास बन गई हूँ मेरी बहू को गाइडेंस देने के लिए जी, ना कि रोप करने के लिए। ये मेरी घोड़े की लगाम नहीं है कि मैं जो मारूं चलेगी, बल्कि मुझे उसे गाइडेंस देना है कि मैं उसे बता सकूँ कि बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि ये मेरी आगे नस्ल को बढ़ाने वाली है जी। तो मैं अगर इससे सॉफ्ट रहूँ तो आगे लोग जो आने वाले उनसे सॉफ्ट रहेंगे। जैसे मैं माहौल मेरी बहू के साथ करूँगी, वो मेरे रिश्तेदारों के साथ वैसे ही करेगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, आई अग्री, सास बन गए, आप क्वीन बन के रहिए, सास बनिए, आप आपका फर्मनेस भी रखिए। जैसे मैंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने सबसे पहले एपिसोड में देखा था कि वो गुस्सा होके चले जाती है जी, उसकी सास को जस्ट बोल के कि आई एम गोइंग। आप अपनी बहू के साथ ऐसे नहीं, फर्मनेस भी रखिए, बट स्ट्रिक्ट पैम्पर एंड सॉफ्ट पैम्पर। हमेशा काउंसलिंग बोलते हैं यू नीड टू पैम्पर। आप बच्चों को कैसे स्ट्रिक्ट करके रखते हो, जब आपकी बहू आ रही है
तो वो नए माहौल में आई एक बच्चा ही है, तो आप स्टार्टिंग के थोड़े टाइम उसको समझ लोगे, वो आपको समझ लेगी, तो देखना आने वाली आगे की जो जिंदगी है बहुत सिंपल होगी। ये मैं जो कह रही हूँ, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आज के माहौल में, आज के जमाने में आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे, जैसे बहू आती है, थोड़ा सॉफ्ट रहो, आप स्ट्रिक्ट भी रहो, सॉफ्ट भी रहो, बट आप समझो कि आप भी कभी बहू थे। बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की बात को पूरा करने के लिए, और शायद डॉक्टर साहब इससे बेहतर कोई बात पेश करें। जॉइंट फैमिली में सबको अहमियत मिलती है, हस्बैंड को भी अहमियत दी जाती है, सास को भी अहमियत दी जाती है, हत्ता हस्बैंड की सिस्टर, उसके भाई को भी। सबसे ज़्यादा जो इग्नोर किया जाता है और जिस पर कम डिस्कशन होता है वो फादर इन लॉ का रोल होता है। मामूलन उसके बारे में गुफ्तगू होती ही नहीं है। अगर वाकई तौर के ऊपर इस जॉइंट फैमिली को ज़्यादा बेहतर तरह से ऊपर लेकर कोई जा सकता है, वो इस घर का सबसे बड़ा और बुज़ुर्ग है। अगर वाकई तौर के, अभी यही इसी एग्जाम्पल में, अगर दस्तरखान के ऊपर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर वाकई वालिद बोल देते और समीर के डैडी बीच में इंटरफियर करके कहते नहीं बेटा अगर इसमें नमक कम है छोड़ दो, शाम को और अच्छा खाना बन जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आने को तैयार हूँ, कुछ मंगा दूंगा अभी, या मेरी बहू अभी आज परेशान थी, बीमार थी, काम ज़्यादा थे, कुछ भी, यानी उसको अगर बैलेंस कर ले जाते खुद फादर इन लॉ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से घर अच्छा होता। अच्छा, ये एक फैक्ट है कि जब घर का बुज़ुर्ग, या यूँ कह लिया जाए कि सास अपने हस्बैंड से कोई बात सुनेंगी तो फिर रिएक्शन के तौर के ऊपर वो कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन अगर यही बात बेटा कहता या यही बात कोई और कहता तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती। मैं समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली में जो घर के सबसे बुज़ुर्ग हैं वो अपने रोल को समझते हुए घर को ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करें, इसलिए कि घर में उनको ज़्यादा मौका मिलता है। मोस्टली होता है कि फादर इन लॉ रिटायर हो चुके हैं, घर के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं, वो अगर कोशिश करें कि अपनी वाइफ से बात करें, वो अगर ये बात बताएं कि आज तुम जिस बहू के साथ ये काम करने जा रही हो वो तुम भी कल बहू थी, सारी बातें, तो शायद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा घर के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। अभी आप दोनों ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि अगर बेटा कुछ बोलता तो शायद माहौल में कुछ गर्मा गर्मी पैदा हो जाती। देखा जाए, अगर आपने देखा हो, वही हुआ आगे। सोहेल ने जब इरफान से बात करने की कोशिश की कि तुम क्यों अपनी सारे काम समीना को देते हो, निदा को दिया करो, मेरे काम इसकी वजह से लेट हो जाते हैं, उस पर माँ ने सोहेल ही को समझाया कि भाई तुम इस तरह से कैसे बात कर रहे हो, तो क्या हुआ अगर 2-4 काम कर लिए समीना ने, और अपने छोटे बेटे से कुछ नहीं कहा। क्या ये माँ का रिएक्शन सही था, या उन्हें क्या करना चाहिए था इस मौके पर जब 2 भाइयों में इस तरह की कोई गुफ्तगू हो रही है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद माँ के रोल के बारे में डिस्कशन करना बहुत मुफीद नहीं होगा, लेकिन एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि जब 2 भाई आपस में बात कर रहे हों, जिनमें से एक बड़ा है छोटे भाई को समझा रहा हो, तो किसी को बीच में इंटरफेयर न करने की ज़रूरत है और न ही इसको इस अंदाज से समझाने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ है, उस मौके पर जब ये भाई अपने छोटे भाई से ये बात कह रहा था कि तुम अपनी भाभी से कहने के बजाय अपनी बहन से कहा करो, अगर रीज़न्स को और क्लियर करके बयान करता, वरना मोस्टली होता है घरों में हर छोटा अपने बड़े से कुछ ना कुछ कहता है। अगर ये बात बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कह देता कि देखो तुम घर के छोटे हो, मैं तुम्हें समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि बड़ों से रिक्वेस्ट की जाती है, बच्चों को ऑर्डर किया जाता है। तुम अपनी भाभी से रिक्वेस्ट किया करो, अपनी बहन से तुम ऑर्डर कर सकते हो। शायद इसको इस अंदाज से अगर अपने भाई को समझा ले जाता तो शायद बेहतर तरीके से भाई भी इसको एक्सेप्ट भी करता और अपोज ना करता। ये बात भाई नहीं समझा रहा था अपने भाई, बल्कि वो बिल्कुल मना कर रहा था कि तुम मसलन मेरी वाइफ से या अपनी भाभी से कुछ भी काम न लो। देखिए, अगर फैमिलीज आपस में साथ, सोहेल के ऊपर भी प्रेशर था ना मौलाना नहीं वो सही है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर 100% ये तय हो जाए कि घर का एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कहेगा, तो आप यकीन जाने घर का माहौल और ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगा। हाँ, तरीक़ेकार क्या है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वरना घर में ये 100% होगा। कभी वाइफ हस्बैंड से कहेगी, कभी उसका भाई अपनी भाभी से कहेगा, यानी एक दूसरे फैमिली मेम्बर्स में होता है, आज मुझको पानी पिला दो, आज मेरे लिए चाय बना दो, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं उनके लिए मसलन तुम स्नैक्स बना दो, ये सारी बातें आएंगी।
लेकिन इससे अगर रोकना चाहेगा कि नहीं तुम अब मेरी वाइफ से ना कहना, तो माहौल और ख़राब होगा। हाँ, ये कह सकते हैं तुम देख लो कि कितनी मसरूफ़ है, बिज़ी है, तुम उसको सामान ला के मार्केट से दे दो, कुछ तुम उसकी हेल्प करो, तुम अपनी भाभी से रिक्वेस्ट कर दो। ये सारी बातें अगर कही जाएँ शायद मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। मौलाना साहब और डॉक्टर साहिबा, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ आ चुका है, बस कुछ एक आध सवाल हमारे रह गए। मौलाना साहब, सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है कि सास जो कह रही हैं हमने अपने देवरों को पाला और पोसा, मौलाना साहब अगर 20 साल पहले या जो भी उनकी ज़िंदगी में अगर हम कुछ वक्त पीछे जाएं, तब ऐसा होता था लड़कियों पर पढ़ाई का उतना ज़्यादा दबाव नहीं होता था। बालिग होते ही या बल्कि उससे पहले ही लड़कियों को घरदारी के काम सिखाए जाते थे, उसमें उनको तैयार किया जाता था। आजकल की जो जनरेशन है 20-22 साल के बाद की, आजकल की लड़कियों को पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर है। मेरी खुद की कई दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अगर उनसे घरदारी के काम की बात की जाए तो शायद उसमें एक्सपर्ट वो ना हो, लेकिन अपने अपने फील्ड्स में वो काफ़ी माहिर है। तो क्या एक लड़की की काबिलियत सिर्फ उसकी घरदारी से होती है, यानी उसका प्रोफेशन, उसकी काबिलियत दूसरा कुछ मायने नहीं रखता? आप दोनों इस पर कुछ रोशनी डालें। मैं पहले अपनी बात कह लूँ इसलिए कि डॉक्टर साहब इस मैदान में माहिर हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात बयान करेंगी, इसलिए कि डॉक्टर साहब दोनों लाइफ को, यानी कौम की उस लाइफ को कि जिसमें कौम की बच्चियों को संभालना है और अपने घर के अंदर भी अपनी बच्ची को संभालना, दोनों लाइफ देख रही हैं और बेहतर तरीके से। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सही आपने बात कही कि उस लेडी ने ये बात कही कि मैंने अपने देवर की परवरिश की है जी। मैं देवर को तो इस एपिसोड में आपने नहीं देखा कि कहाँ है वो, लेकिन इस लेडी के 2 परवरिश किए हुए बेटे आपके सामने हैं जी। तो इनके ज़रिए से पता चल रहा है कि माँ ने कैसे परवरिश की है और कैसे इनको परवान चढ़ाया है। लिहाजा इतना बड़ा दावा कि मैंने अपने देवर की परवरिश की, आज तुम ये काम नहीं कर पा रही हो, ये गलत दावा है जी। दूसरी बात ये कि पास्ट की सिचुएशंस और थी और उस वक्त तकाजे और थे, आज के तकाजे और हैं। आज जो जिम्मेदारियाँ लेडीज़ की हैं वो कल से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और जैसा कि आपने कहा, तो मैं खुद फील कर रहा हूँ। मैं अपनी बच्ची को अपने घर में मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जिस मैथ्स को जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ता था, आज वो बच्ची उस स्टैंडर्ड पे नहीं, उससे पहले उसको पढ़ रही है। यानी पढ़ाई का लेवल हाई हो चुका है, ज़रूरतें बदल चुकी हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। और जहाँ तक ये बात है कि क्या बच्ची वाकई तौर पे खानादारी, देखिए खानादारी मैं ताकीद करूँगा कि बहुत ज़रूरी है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाने के लिए कहूँगा। यकीनी तौर पे खानादारी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन खानादारी किसको कहते हैं? क्या खानादारी सिर्फ ये है कि रोटी अच्छी तरह से पका ले? क्या खानादारी यही है कि मसलन अच्छी तरह सिलाई कर पाए? नहीं, ये नहीं है। खानादारी जो मेन है वो ये है कि तुम कैसे पूरे घर को संभाल सकती हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बच्ची जो MBA किए हुए है और एक बच्ची जिसने कुछ नहीं पढ़ाई की है, इन दोनों में कौन बेहतर घर को संभाल सकता है? यकीनन वो संभाल सकता है जो पढ़ लिख कर आई है, क्योंकि उसकी नॉलेज ज़्यादा है, उसको ज़्यादा टीचर्स का एक्सपीरियंस मिला है, ज़्यादा बातें उसने सुनी हैं, ज़्यादा वो चीज़ें लोगों से मालूम कर पाई है, लिहाजा वो बेहतर तरीके से अपने घर को संभालेगी। और हो भी ये रहा है, क्योंकि केसेस हमारे पास बहुत आते हैं और हम लोग तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन इन केसेस को हमको डील करना होता है और काउंसलिंग करनी होती है। हम देख रहे हैं कि वो फैमिलीज़ कि जिनमें लड़का या लड़की कोई एक कम पढ़ा लिखा है, उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है वहाँ पे संभालना और फैमिली को टूटने से बचाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत उस घराने के कि जिस घराने में असलन तालीम है ही नहीं, या जिसमें है और बहुत ही कम डिग्री की, बहुत ही कम लेवल की है। लिहाजा मैं तो यही बात कहूँगा कि यकीनन खानादारी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बच्चों और बच्चियों की एजुकेशन के साथ। और दूसरी बात मैं कहूँगा, हमारे पास्ट में होता था जो आज नहीं हो पा रहा है कि हम बच्चियों को तो खानादारी सिखाने की बात कहते हैं, लेकिन लड़कों को क्या सिखाना है इस पर हमें तवज्जो नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, फैमिली लाइफ जब शुरू होती है तो दोनों के ज़रिए से शुरू होती है। अगर लड़की को खानादारी के साथ कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है तो उसमें हस्बैंड भी कितना अपने घर को संभालने का जज्बा रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में ये बात समझाई जाती थी कि तुम अपने मसाइल जो घर के अंदर के हैं वो घर के बाहर ना लेके जाओ। आज बड़ी आसानी से
लड़का बाहर जाके अपने घर के मसाइल को अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा है, नतीजा क्या होता है कि वो सोसाइटी के अंदर ये सारी बातें इतना ज़्यादा फैल जाती हैं कि फिर माहौल को संभालना और इसको बेहतर बनाना और मुश्किल काम हो जाता है। लिहाजा अगर आप ये बात कह रही हैं कि लड़कियों को खानादारी ही सीखनी की ज़रूरत है या तालीम की, नहीं, तालीम की भी ज़रूरत है, खानादारी भी ज़रूरी है, और लड़कों को भी शादी से पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है कि तुम्हें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और कैसे बेहतर बनाना है। अब ये डॉक्टर साहब चूँकि जाहिर है कि इनका तजुर्बा ज़्यादा है, बेहतर तरीके से बयान कर पाएंगे। जैसे मौलाना साहब ने ऑलरेडी इतना बेहतरीन व्यू दे दिया है कि हाउ यू शुड बी, बट सिंस थोड़ा सा आई वुड लाइक टू इलेबोरेट ऑन इट। जैसे कि आपने कहा कि लड़की जो है डॉक्टर है, जर्नलिस्ट है, सब कुछ है, बट घर का कामकाज भी इफेक्ट होता है, या बेसिकली उसे आना चाहिए, या नहीं आता है तो क्या इफेक्ट होते हैं। इट इज़ नॉट कि खाली वो पढ़ लिख लेती है तो जब वो घर में जाती है तो शी डजंट नो एवरीथिंग। एक बार लड़की जब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब है ग्रोथ। जब वो इंसान का ग्रोथ होता है तो सिर्फ एक चीज़ में ग्रोथ नहीं होता है, सब चीज़ में ग्रोथ होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब वो लड़की शादी करके या जो भी उसका कॉन्सेप्ट होएगा जो कह रहे हो आप, जाती है तो वो हमारा सोच के जाएगी ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आई एम वर्किंग एज वेल, होम मेकर, एवरीथिंग इज़ देयर, सब चीज़ लुकअप करनी पड़ती है। बट जब स्टार्टिंग में जब फेज़ आता है तो होता है, गलतियाँ होती है, खाना पकाने में डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट स्लोली ये चीज़ सीखती है। स्टार्टिंग के साथ ही आने के साथ प्रेशराइज नहीं होता है, नहीं हो सकता किसी के साथ भी। अगर वो घरदारी में भी जो लड़की एक्सपर्ट होगी तो वो किसी और के घर में जाके ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसको झिझक होगी क्योंकि ये नई प्लेस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एजुकेटेड बहू को लाते हो या थिंकिंग के नहीं हम किसी पढ़े लिखे को लेके आए, तो आप सिर्फ उसको खाना बनाने के लिए और दूसरों को परोसने के लिए नहीं लाए। हमें चाहिए जो हमारी आने वाली आगे की नस्ल हो वो एजुकेटेड हो, राइट मौलाना साहब? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। खाना तो आप किसी के पास ही पका सकोगे, जो आने वाली नस्ल है वो किसी और के पास से नहीं मिलेगी। अगर वो एजुकेटेड है वो आपके बच्चे को सही गाइडेंस दे सकती है, वो बता सकती है उसे क्या सही है क्या गलत है, इस्लाम के दायरे में क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खाना पकाना ये सब करना, घर का काम भी करना ड्यूटी है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ड्यूटी नहीं है, वो ड्यूटी है, बट वो स्लोली वो चीज़ को सीख सकती है। और बहुत सारी जो लेडीज रहती है, बहुत सारे लोग टैलेंटेड भी रहते हैं कि बाहर का भी काम कर सकते हैं, घर का भी, और सब कुछ मैनेज कर, बट इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और वो टाइम भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा, जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड देन वी लेडीज कैन मैनेज एवरीथिंग, एज यू ऑल्सो नो कि बाहर का घर का हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। जस्ट थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हस्बैंड से एक्सेप्टेंस, जी, अप्रिसिएशन। सिंपल ट्रिक आई टेल यू विच इज डन बाय माय हस्बैंड, सिंपल ट्रिक कि कुछ अप्रिसिएशन है, कुछ अच्छा लगा तो एवरी डे, जस्ट नॉट एवरी डे, वंस अ वीक, जस्ट अ मेलोडी चॉकलेट कि यार इट वाज अ नाइस वीक, ये वीक बहुत अच्छा गया। कुछ नहीं, इसमें ना कुछ रॉकेट साइंस है ना कुछ है, खाली एक मेलोडी, 1 रुपया तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो अगर वो लेके आए तो बीवी को लगेगा कि नहीं यार, दैट वन गेटिंग दैट वन मेलोडी इज लाइक कि मुझे कितना सारा मिल गया है। सो थोड़ा सा द जिस्ट विल बी वाइफ को अप्रिशिएट करो, पैम्पर हर। सास, बहू, द फादर इन लॉ जैसे उन्होंने कहा, वो भी अगर बहू को थोड़ा सा मोटिवेट करे, पुश करे कि नहीं बेटा मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ, आई विल बी विथ यू, तो देन यू विल सी इंशाल्लाह इतने सारे चेंजेस हो गए। और जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हमारे कम्युनिटी में बहुत इश्यूज होते हैं, तो दिस विल नॉट कम, देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे, इंशाल्लाह बहुत स्मूथ वे हो जाएगा इंशाल्लाह। माँ साहब मेरा आखिरी सवाल और बस हम इस शो को ख़त्म करते हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। आप जैसे देखें एपिसोड में माँ कह रही हैं कि ये कौन सी शरीयत है जहाँ बीवी पैसे मांग सकती है शौहर से। हालांकि कई बार बहुत सारे सेशंस में बहुत सारे मौलानाओं ने ये बात कही है कि औरत चाहे तो डिमांड कर सकती है हस्बैंड से, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली जनरेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि जो मम्मीज़ हैं, जो सासें हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वाइफ कैन डिमांड मनी। वो कह रही है कि काम वालियों के काम होते हैं, हम तो अपने घर में कभी हम अपने शौहर से इस तरह से बात नहीं की। किस तरह से ये एक्सेप्टेंस उनमें लाया जाए? देखिए वाकई तौर पे अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, वरना वाइफ को अल्लाह ने अपने महर को लेने के लिए या डिमांड करने का हक़ दिया है, नहीं दिया है। ठीक उसी तरह से मैं एक और बात कहूँ कि यही माँ जब बेटा उसका अच्छी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आया और माँ ने कहा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी और बेटे ने कहा मुझे इनाम दीजिए, तो डिमांड कर रहा है नहीं कर रहा है?
मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ को माँ बाप से या किसी चीज़ को अपने फैमिली मेम्बर से लेने में कोई ऐसा ऐब है कि हम उसको इतना लेकर नीचे आ जाएं कि फिर हम समझने लगे कि घर में काम करने वाली जिस तरह से पैसा लेती वैसे ले रहे हैं। दूसरी बात, हमारी शरीयत में वाकई तौर के ऊपर चूंकि जिन जिम्मेदारियों को नहीं दिया गया है, अगर उन जिम्मेदारियों के लिए वो चाहे तो डिमांड कर सकती है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से अलग हट के एक बात कहूँगा कि जैसा कि कुरान मजीद कह रहा है कि वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि तुम वाइफ हस्बैंड के दरमियान मवद्दत और रहमत को करार दिया है। घर चलता है मोहब्बत की बिना पर। अगर हम इस घर के अंदर लॉ लेकर आएँ, कानून लेकर आएँ और फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को सख्त बनाने लग जाएँ तो मुश्किलात पैदा होंगी। यकीनन 100% इस्लाम ने ये इख्तियार दिया है कि डिमांड कर सकती है, लेकिन उस डिमांड के बाद जो घर का माहौल होगा उसको कैसे संभाला जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद इस बात की तरफ जाने के बजाय कि वो पैसे का डिमांड कर सकती है, मांग सकती है, कह सकती है, नहीं। देखिए, हमेशा उजरत पैसे से नहीं दी जाती है, डॉक्टर साहब बेहतर जानती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा काम कर लेने के बाद सिर्फ एक थैंक यू उसकी उजरत बन जाता है, और अल्लाह यही चाह रहा है। अल्लाह चाहता है कि मैंने तुमको जितनी चीज़ें दी हैं तुम उसके मुकाबिल मुझे उजरत न दो, मुझे शुक्र, मेरे बारगाह में शुक्र बजा लाओ। अगर यही चीज़ घर के अंदर पैदा हो जाए, तुमने अच्छा काम किया, मैं तुमको थैंक यू बोलने के लिए तैयार हूँ। वही सूरत है वाइफ अपने हस्बैंड से कहने लग जाए, तुम सुबह से शाम तक मेरे लिए गए, इतनी मेहनत की तुमने, जहमत की, पसीना बहाया, मैं तुमको थैंक यू कहने को तैयार हूँ। अगर ये एक मोहब्बत और मवद्दत का माहौल घर के अंदर पैदा हो जाए तो ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब होगी बनिस्बत उन कानून के और उन सख्तियों के कि जो हमारे वहाँ कभी कभी माहौल को बेहतर बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा जवाब आप दोनों ने दिए। तो देखा जाए कि मसले बहुत ही छोटे से होते हैं, हम इंसान होते हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं और ये हम लोगों के हाथ से निकल जाते हैं और बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपके इस एपिसोड में, कि शायद हो सकता है कि इस पर तवज्जो ना हो और किसी और एपिसोड में गुफ्तगू ना हो पाए। हमारे वहाँ बहुत ताकीद वारिद हुई है कि जब हम दस्तरखान पर बैठें तो पहला काम जो बहुत ताकीद वारिद हुई है कि उस खाने को बनाने वाले की तारीफ़ ज़रूर करें। अच्छा देखिए, 5 आइटम 6 आइटम अगर दस्तरखान पे रखे हैं तो क्या 6 के 6 ख़राब हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई एक आइटम तो अच्छा होगा, उसकी तारीफ़ करें। अगर बाई चांस, बाई द वे कोई एक भी अच्छा नहीं है तो हमारे वहाँ उलमाए अखलाक ने ताकीद की है कि दस्तरखान की तारीफ़ करो, कितना अच्छा सजाया है, कितनी अच्छी प्लेट्स रखी हैं, नमकदान कितने अच्छे अंदाज से रखा है। यानी कम अज़ कम उस मेहनत करने वाले को थोड़ी सी तारीफ़ हो जाए ताकि उसका दिल बड़ा हो जाए कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। लिहाजा मैं इस दस्तरखान पे बैठने वाले जो इस एपिसोड में मौजूद था, इस दस्तरखान पर बैठने वालों की एक जिम्मेदारी थी कि वो छोटा सा काम किसी ने किया हो या बड़ा सा काम किया हो, कुछ छोटी सी भी ऐसी तारीफ़ ज़रूर करते कि मेहनत करने वाले को महसूस होता कि मेरी मेहनत फजूल नहीं गई, रायगा नहीं गई, लोगों को पसंद है। जी। अच्छा, उसके बाद अगर कोई कमी भी बयान हो जाती तो शायद इतना बुरा ना लगता उसको। मैं समझता हूँ शायद डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ कि अगर पहले तारीफ़ कर दी जाती कि क्या अच्छा काम किया, कितने अच्छे तरह सजाया, कितनी अच्छी, एक चीज़ उसमें ख़राब थी, उसकी बुराई भी अगर हो जाती तो शायद उससे इतना खराब हर्ट नहीं होता, इतना हर्ट नहीं होता। ये तो जस्ट बैठे खाए, बेचारी इतने प्यार से लाई और खत्म, ये है वो है। तो इट इज़ बेटर के जैसे खा के उलमा का है कि यू शुड कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। तो रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मौलाना ने बहुत अच्छी चीज़ का है हमारे लिए भी, रेगुलर के लिए, कि कुछ नहीं खाना अच्छा नहीं बनता है, बस दस्तरखान की तारीफ़ कर दे के बहुत अच्छा है। तो इट इज़ वेरी नाइस कि मैंने इतनी मेहनत से थक के, काम पे से थक के सब कुछ करके किया, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि इस एपिसोड को सुनने के बाद लेडीज समझ जाए कि दस्तरखान की तारीफ का मतलब है कि बकिया कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ दस्तरखान, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो हमें थोड़ा समझ के चलना चाहिए कि दिस इज फॉर आवर बेटरमेंट इन शॉर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे बहुत सारे मसलों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर दिया। नाजरीन, आज का हमारा पैगाम ये है कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनसे थोड़ी सी तारीफ़, थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार करें और अपने लोगों को तरजीह दें खुद के ऊपर। बस इसी पैगाम के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आप हमें अपने फीडबैक देते रहिए kbhr.channelwin@gmail.com पे। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम शो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।